वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग लुसेंट के संपूर्ण इतिहास को यहाँ पर पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने पिछले 9 लेक्चर में हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट किया था और आज की हमारी ये लेक्चर नंबर 10वां है और चैप्टर 4 यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 हमारी है वैदिक सभ्यता के बारे में। तो ये पार्ट 1 है। पिछले की अगर आप 9 लेक्चर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और वैदिक सभ्यता को शुरू करते हैं। हाँ, तो हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जहाँ पर चैप्टर हमारी वैदिक सभ्यता के बारे में। तो आइए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। किताब अपना निकाल लेंगे। चैप्टर 4 देखिए, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में, एक ऋग वैदिक काल में और एक उत्तर वैदिक काल में हुआ है। सबसे पहले तो वैदिक काल की पीरियड ध्यान में रखेंगे। यह पीरियड 1500 BC से लेकर के आपकी 600 BC तक की पीरियड है और इस दोनों पीरियड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक 1500 BC से लेकर के 1000, जिसको बोलते हैं हम ऋग वैदिक पीरियड, और एक 1000 BC से लेकर के 600 BC तक, जिसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक पीरियड। तो ये 2 पीरियड के बारे में हमको यहाँ पर जानना है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। मतलब ये जो वैदिक पीरियड है, ये पूरे की पूरी पीरियड आर्य से शुरू होती है। आर्य कौन थे? तो देखिए, आर्य के बारे में अभी तक कोई ऐसा मत नहीं मिला है कि वाकई ये कहाँ के रहने वाले थे। बहुत सारे, जैसे मैक्स मुलर साहब बताए कि आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। कोई लोग बताया कि नहीं, आर्य लद्दाख साइड के रहने वाले थे। हिटलर बताया कि आर्य जो भारत गए थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। यानी किसी का कोई मत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि जो वैदिक पीरियड शुरू हुई उसमें आर्य लोगों को ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा बोलबाला इनका था। और यह सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। इसको आप हाईलाइट करेंगे। और इनकी भाषा थी संस्कृत। हमने इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, जहाँ पर हमने पढ़ा वो एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, परंतु यह वैदिक पीरियड एक ग्रामीण सभ्यता थी। ध्यान में रखेंगे। तो आप एक पॉइंट को हाईलाइट करिए कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। अब आएंगे, नोट पॉइंट दिया है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य मतलब ये समूह है। ये आर्य क्या है? एक समूह है। अच्छा, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुणिक। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुणिक, मतलब विद्वान व्यक्ति। आर्य का मतलब होता है। ध्यान में रखेंगे। अब आएंगे, आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोह क्रम से इन 5 भागों में बटा था। कितने में? कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। यानी कुल, तब गाँव, कुल के ऊपर ग्राम होता था, ग्राम के ऊपर विश्व, विश्व के ऊपर जन और जन के ऊपर राष्ट्र होता था। अब क्या करें तो देंगे, ग्राम के मुखिया को, यानी गांव के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। विश्व का प्रधान विश्वपति होता था और जन के शासन को राजन कहलाते थे। ध्यान में रखेंगे। अब आएंगे, राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ, रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित लोग भी यहाँ पर इस आर्य में मौजूद थे। ठीक। अब आएंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे। अब है सूत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ठीक। पूरब, जो दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने में गुप्तचर हुआ करते थे। कौन गुप्तचर कौन होते थे? तो पूरब और स्पष्ट हुआ करते थे। अब आएंगे इधर, बाजपति। बाजपति इस समय कौन थे? तो गोचर, भूमि का अदाकारी होता था। जो भूमि होते थे उन्हीं के अदाकारी को बाजपति कहा जाता था। और उग्र, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। और भागदू, राजस्व को एकत्रित करने का काम करता था। अब तक हम लोग क्या समझा? सुनिए। अब तक हम लोगों ने पढ़ा वैदिक पीरियड 1500 BC से लेकर के 600 BC के बीच का पीरियड है और इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक को बोलते हैं ऋग वैदिक पीरियड और एक को बोलते हैं उत्तर वैदिक पीरियड। इसमें मुख्यतः आर्य शब्द के बारे में बताया गया है, आर्य के बारे में, जो कि मध्य एशिया से आए थे, या फिर सबका अलग अलग मत है। ये लोग जब आए थे यहाँ पर, सबसे पहले उन्होंने कुल बनाया, कुल के बाद ग्राम बनाए, विश्व बनाए, जन बनाए, राष्ट्र बनाए।
गांव के मुखिया ग्रामीण कहा जाता था। 20 के जो प्रधान होते थे उसको 20 पति और लोगों के शासक को राजन कहलाते थे ये लोग। इसमें बहुत सारे अपने अपने अधिकारी हुआ करते थे, जैसे पूरब को बताइए दुर्गपति होता था। स्पष्ट ये जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था। बाजपति ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था और उग्र अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। और भागदू राजस्व वसूलने का, टैक्स वसूलने का कार्य करता था। आएंगे नीचे नोट दिया है, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारियों का उल्लेख नहीं मिलता है। यानी कोई भी यहाँ पर जैसे अभी है ना कोर्ट, तो ऐसा कोई यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है न्यायाधिकारी, ध्यान में रखेंगे। अब आएंगे सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था हुआ करती थी। और इसी सभा और समिति को ध्यान में रखेंगे प्रजापति की पुत्रिया के नाम से जाना जाता है। सभा और समिति को क्या काम करते थे, तो राजा को सलाह देने की काम करते थे। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। यानी सभा में श्रेष्ठ लोग हुआ करते थे और समिति में आम लोग हुआ करते थे। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभी एवं समितियों में भाग ले सकती थी। सभा समिति में दोनों में स्त्री भाग ले सकती थी। तो अब तक हम सभा समिति को समझे कि सभा समिति एक संस्था हुआ करती थी जिसका मेन काम होता था इस समय के राजा को सलाह देना। सभा श्रेष्ठ लोगों की सम्राट लोगों की एक संस्था हुआ करती थी, जबकि समिति सामान्य लोगों की, और इन दोनों में स्त्री भी भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था और युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। अब सुनिएगा, आपको समझ में आएगा सारी चीजें, बस इधर आएंगे। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के जो 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषणी नदी या रावी नदी, इसको एक बार हाईलाइट करेंगे, पुरुषणी नदी या रावी नदी। रावी नदी का ही पुराना नाम पुरुषणी नदी है। ऐसा माना जाता है इसी दशराग्य युद्ध इसी पुरुषणी नदी के बीच तट पर भरत का सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजयी हुई और इसी को दशराग्य युद्ध कहा जाता है। तो दशराग्य युद्ध के कल्पना भी इसी में किया गया है। यानी ऋग्वेद का जो 7वां मंडल दशराग्य युद्ध के बारे में बताया है, वो दशराग्य युद्ध इसी वैदिक पीरियड में हुआ था। किसके बीच में, तो भरत कबीला सुदास और 10 राजाओं के बीच में ये लड़ा गया था, जिस कारण इसको दशराग्य युद्ध कहते हैं। और जिसमें विजयी किसकी हुई थी, सुदास की हुई थी। अब सुनेंगे, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त थे। कौन कौन, तो आप जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन्हीं में कहा गया है कि परमपिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर से शूद्र जाति की उत्पत्ति हुई है। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। जो लोग काम करते थे उस आधार पर, यानी जो लोग पढ़ाने अध्ययन अध्यापन का काम करते थे वो ब्राह्मण कहलाए, जो शासन प्रशासन का काम करते थे क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहलाए, और जो ऊपर के 3 वर्ग की रखवाली करते थे वो शूद्र कहलाए। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजा से, वैश्य उनकी जांग से और शूद्र उनके पैर से उत्पन्न हुए। अभी बताइए किए हम, ठीक। तो ये सब 10वां मंडल में, ऋग्वेद के 10वां मंडल में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। पाएंगे एक बॉक्स है यहाँ पर, इस बॉक्स पर जरा गौर फरमाएंगे। उपनिषद की संख्या कितना है, 108 है। महापुराण की संख्या 18 और वेदांगी की संख्या 6 है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए इधर, हाँ जी आइए यहाँ पर, आप पेज नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर पेज है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। अभी हम लोग जस्ट पढ़ कर आए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्या पढ़े थे हम, वो मातृसत्तात्मक हुआ करता था, लेकिन यह समाज कैसा है, पितृ प्रधान है, यानी पिता की इसमें बोलबाला है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार हुआ करती थी, जिसे कुल कहा जाता था, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप भी कहा जाता था। तो यानी वैदिक पीरियड वह पीरियड थी जो पितृ प्रधान थी, और उस घर के मुखिया कौन होते थे, पिता होते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी, कोई रोक टोक नहीं था यहाँ पर। अब इसके बाद देखेंगे, स्त्रियां हो गया बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन इस समय नहीं था, ध्यान रखेंगे। वैदिक पीरियड में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से यहाँ पर विवाह कर सकती थी, कोई रोक टोक नहीं था।
यानी विधवा पुनर्विवाह भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा आएंगे इधर आगे, बहुत सुंदर चैप्टर है, आपको पूरे समाज के बारे में इसमें पढ़ना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन देखने को मिलता है, मतलब जिसके पति मर चुके हैं वो। गार्गी एवं याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती भी दी थी। तो ऐसे स्त्री का यहाँ पर देखने को मिलता है जो बहुत बड़े मतलब कि एक शिक्षा ग्रहण कर रही थी, वो स्त्री थी जो कि अपने हस्बैंड के मर जाने के बाद भी शिक्षा ग्रहण कर रही थी। इसके बाद जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा गया जाता था। इसको आप टिक करें, यानी जो महिला जीवन भर अविवाहित रहना चाहती है तो उसको अमाजू कहा गया था, इस पर आप हाईलाइट कर लेंगे। उसके अलावा जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने अध्यापक उपाध्याय कहलाता था, यानी जो लोग वेद वेदांग को पढ़ाते थे वो क्या कहलाते थे, उपाध्याय। इसको भी आप हाईलाइट करेंगे। अच्छा, नीचे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप एक बार ऊपर देखेंगे, यहाँ पर एक बार नज़र मारेंगे। ये जैसे इसमें लिखा है कि प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, यानी कौन कौन से वो प्रमुख दर्शन है, उसके प्रवर्तक कौन है। जैसे चारवाक, तो इसके प्रवर्तक चारवाक हैं। योग पतंजलि इसके प्रदर्शक है। सांख्य कपिल ऋषि हैं। न्याय गौतम ऋषि हैं। पूर्व मीमांसा जैमिनी है। उत्तर मीमांसा बादरायण। वैशेषिक ये कनाद, ये सब इसके प्रवर्तक है, ध्यान में रखेंगे उसको। अब आएंगे आगे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था, पेड़ पौधों से। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का धारण करते थे, एक वास, अधिवास और उष्णिस, यानी अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था, जो अंदर पहनते थे। आर्य मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुत क्रीड़ा, ये सब मनोरंजन के लिए वो लोग किया करते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि हुआ करता था। इस पर आप हाईलाइट करेंगे कि आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था, तो पशुपालन एवं कृषि। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक भी कहा गया है। इसके अलावा अब आएंगे गाय के बारे में, इसमें बताया गया गाय के लिए। गाय को अगन्य या फिर न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से बाहर निकाले जाने की व्यवस्था यहाँ पर थी। अच्छा, इसके पहले जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर पढ़े थे, वहाँ पर हमने देखा था कि गाय का कोई उल्लेख नहीं है। मतलब उस समय गाय जानवर तो होती होगी, परंतु उतना वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी। परंतु यहाँ वैदिक पीरियड में गाय एक बहुत इम्पोर्टेंट जानवर है। इसको न मारे जाने वाले पशु कहा जाता है और इसे मारने वाले को मृत्युदंड या फिर देश से निकाले जाने की व्यवस्था भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आएंगे, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र हुआ करते थे। ठीक, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। कब खोजा गया था, ध्यान में रखेंगे 1000 BC में। कब, 1000 BC में। अच्छा, कहाँ पर, तो ध्यान में रखेंगे उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा के एटा नामक जो जगह है वहाँ पर इसका खोज हुआ था, जिसे श्याम अयस्क भी कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहते थे ये लोग। ठीक, अब आएंगे, एक नोट पॉइंट दिया है, इस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में रुक जाइए। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। बहुत ज़्यादा इसमें टिपिकल शब्द है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। तो जो व्यापार में दूर दूर तक जाते थे उनको क्या कहा जाता था, पणी। इसके बाद ध्यान रखेंगे, लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित, यानी वस्तुओं को खरीद बिक्री हुआ करता था, वस्तु से वस्तु की। ऋण देकर, जो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेकनोट या सूदखोर कहा जाता था। इसको भी आप याद रखेंगे। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा इस समय की जाती है, और अग्नि इस समय बड़ा इम्पोर्टेंट है। जिस समय गाय इम्पोर्टेंट है तो और अग्नि भी, दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती यहाँ पर सबसे पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और जमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है।
ध्यान में रखें। तो गंगा का कितना बार, 1 बार उल्लेख मिलता है और जमुना का 3 बार। इससे स्पष्ट होता है कि गंगा इस समय कोई पवित्र नदी गंगा जमुना नहीं है, सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे और विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। यानी ऋग वैदिक काल तक इंद्र भगवान की पूजा वो लोग सर्वाधिक करते थे, परंतु बाद में उत्तर वैदिक काल में प्रजापति उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गए। और उसके अलावा उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। वही राजसूय यज्ञ याद करिए, जिसमें रामायण में भगवान राम किए थे, और घोड़ा को छोड़ा जाता है, उसमें जहाँ तक घोड़ा जाता है वहाँ तक के जमीनों का उस राजे के अधीन हो जाता है। तो वहीं यज्ञ की बात कर रहा है, और जो घोड़े को पकड़ता है उसके साथ युद्ध भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ठीक, यानी व्यवसाय के आधार पर बल्कि जन्म के आधार पर नहीं। जन्म से अगर आप एक शूद्र के घर पैदा हुए हैं तो शूद्र ही आप कहलाएंगे। तो इस टाइप का था। अब आएंगे इधर, थोड़ा सा था जो वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ हुआ करती थी उसके बारे में। तो इसमें ध्यान में रखेंगे प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो सबसे पहले कुर्रम जो नदी, कुर्रम प्राचीन नाम किसका है, कुर्रम नदी की। और कुभा काबुल की है। इसके बाद बितस्ता झेलम को कहा जाता है। पुराने में अस्किनी चेनाब को कहा जाता था। परुषणी रावी को कहा जाता था। शतुद्री सतलज को कहा जाता था। बिपाशा ब्यास नदी को कहा जाता था बिपाशा। सदानीरा गंडक नदी को कहा जाता था। दृष्टि घग्गर नदी को कहा जाता था। गोमती गोमल नदी को कहा जाता था, जो आज लखनऊ में है। सुवस्ती स्वात नदी को कहा जाता था। तो ये रहा आपका वैदिक पीरियड का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो इसको आप बढ़िया से पढ़िएगा। कल हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से पेज नंबर 7 से हम लोग शुरू करेंगे ऋग वैदिक काल की देवता के बारे में। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।